17 अगस्त 2035 को हमने पाया कि एक मैसिव तबाही को हुए पहले से ही 5 साल हो चुके थे। उस दिन से हर जगह अलग अलग मॉन्स्टर्स निकलने लगे जो किसी भी हिलने वाली चीज को निगलने के लिए तैयार थे और सभी इंसान को सिर्फ शिकार में बदल रहे थे। एक बिल्डिंग की छत पर हम एक यंग मैन को छिपे हुए बैठे हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि कई सालों बाद ह्यूमैनिटी का 40% अभी भी जिंदा है अवेकेंड वर्कर्स की वजह से। यंग मैन अभी भी बैठे हुए समय बिताने के लिए अपने सेलफोन पर रेडियो सुनता है। अवेकेंड को डिस्क्रेडिट करते हुए अनाउंसर कहता है कि उनका मानना था कि इंसान रीइंफोर्स्ड अलॉयज से बनी दीवारों की वजह से अभी भी जिंदा थे। शोर सुनकर लड़का ये देखने के लिए खड़ा होता है कि क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि शोर नीचे की सड़कों पर घूम रहे मॉन्स्टर्स का है। बस देखने पर वो ये निष्कर्ष निकालता है कि 6 क्रीचर्स क्लास सी अबव एवरेज लेवल है और केवल एक क्लास ए है, बिल्कुल वैसा ही जैसा जील ने कहा था कि होगा। अपनी बाइनोक्यूलर्स उठाकर यंग मैन आसपास और देखने की कोशिश करता है। पास में एक एम्प्टी पार्किंग लॉट देखता है। सोचकर वो कहता है कि अब चीजें सीरियस होने वाली हैं। अचानक उस जगह पर येलो लाइटनिंग दिखाई देती है जिसे वो देख रहा था। मुस्कुराते हुए लड़का कहता है कि यह तथाकथित सडन गेट है। येलो रेज ऑफ लाइट के बीच में एक पैसेज खुलना शुरू होता है। अभी भी देख रहा है। यंग मैन कमेंट करता है कि किसी ने उसे बताया था कि इन पोर्टल से आमतौर पर लोग बाहर आते हैं। ये साबित करते हुए कि जानकारी सच थी, एक आदमी लाइट के बीच में कूद कर आता है और ठीक बाद में जमीन पर लैंडिंग करता है। अपनी बाहों को एक्स शेप में अपने चेहरे को कवर करते हुए बिना अपनी आंखें खोले ट्रैवलर कहता है कि वो आखिरकार वापस आ गया और बहुत खुशी से अपनी बाहों को ऊपर उठाकर सेलिब्रेशन करता है। लेकिन उसका आना पास के क्रीचर्स का ध्यान अट्रैक्ट करता है जो तुरंत उसकी ओर भागना शुरू कर देते हैं। मुंह बनाकर आदमी को एहसास होता है कि वो अभी अभी आया है और पहले से ही फंस गया है। एक क्रीचर की ओर देखते हुए जो एक सैटानिक ऑक्टोपस जैसा दिखता है, वो सोचता है कि इस तरह का मॉन्स्टर वहां क्यों है। अभी भी बिल्डिंग के ऊपर बाइनोक्यूलर्स वाला लड़का मुस्कुराते हुए देखता रहता है। ये दिखाता है कि वो यही उम्मीद कर रहा था। नीचे एक ग्रीन क्रीचर न्यूकमर पर एक डेवस्टेटिंग ब्लो अनलीश करने की तैयारी करता है, जबकि जासूसी करने वाला लड़का कहता है कि ये आखिरकार शुरू हो गया है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद ट्रैवलर खुद को घायल पाता है और एक प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि एक हाई लेवल क्लास सी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए कम से कम 10 हाई लेवल हंटर्स की जरूरत होती है। आदमी फिर अपना अटैक लॉन्च करता है जिसे क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स कहा जाता है, जिससे हजारों स्वॉर्ड्स ऑफ लाइट मॉन्स्टर की ओर उड़ती हैं। ट्रैवलर के कमांड के अनुसार जो अपने हाथ का उपयोग करके स्ट्राइक को कोऑर्डिनेट करता है और क्रीचर के शरीर के कई हिस्सों पर स्ट्राइक करता है। ऊपर प्रोटैगनिस्ट बताता है कि आदमी ने सिर्फ 1 घंटे में 6 मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है। सबसे इंप्रेसिव बात यह है कि उसने ये सब अकेले किया और मॉन्स्टर के क्लास में केवल वही बचा है। अगर दुनिया के सभी क्लास ए हंटर्स भी इकट्ठा हो जाएं तो भी उसे हराना इम्पॉसिबल है। मुस्कुराते हुए क्यूरियस लड़का कहता है कि कॉपी मास्टर को एक्शन में विटनेस करना उसके बारे में सुनने से बहुत अलग है। वो क्रीचर बिना किसी हिचकिचाहट के एक बहुत खतरनाक अटैक लॉन्च करता है जिससे टाइम ट्रैवलर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि उसे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा ताकि वो सारी पावर उसकी हो जाए। हवा में उड़ते हुए स्ट्राइक से बचते हुए कॉपी मास्टर पावरफुल रेज ऑफ लाइट के बीच में काउंटर अटैक करने की तैयारी करता है, ये बताते हुए कि वो है। अपनी गोस्ट स्प्रिंट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत डेमोनिक ब्लेड को एक्टिवेट करता है जो जिगजैग शेप में अनकाउंटेड टाइम्स तक काट सकती है। इस पावरफुल अटैक से वो आदमी मॉन्स्टर को सक्सेसफुली नीचे गिरा देता है। एक्साइटेड होकर बाइनोक्यूलर्स वाला लड़का कहता है कि ये लड़ाई समझ से परे थी, लेकिन अब जब हंटर भी गिर गया है तो उसे हिलना शुरू करना होगा। पास आकर लड़का सोचता है कि इस मोमेंट तक सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा केऊ ह्योंग ने कहा था। हंटर को छूते हुए वो उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। उसे याद है कि जिस पर्सन ने उसे इन्फॉर्मेशन दी थी उसने कहा था कि उन्होंने किसी को बचाया और उनकी पावर हासिल की, लेकिन सिचुएशन खराब लगती है और जमीन पर पड़ा आदमी अपना स्ट्रॉबेरी जूस खांसने लगता है। लड़का फिर सोचता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। अपनी आंखें खोलते हुए घायल आदमी पूछता है कि ये कौन सा ईयर है। जवाब में लड़का कहता है कि ये अगस्त 2035 है। ये सुनकर आदमी उठने लगता है, कहता है कि जिस जगह से वो आया था वहां उसने 30 साल बिताए जबकि यहाँ केवल 5 साल बीते हैं। वरीड होकर प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि ज्यादा मूव ना करे और वापस लेट जाए, लेकिन आदमी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कोई रिएक्शन दिखाए बिना लड़का सोचता है कि उसे पहले से ही पता है कि वो आदमी आज का दिन सर्वाइव नहीं करेगा। रिग्रेट करते हुए ट्रैवलर कहता है कि उसे पोर्टल खोलने के लिए अपनी ज्यादातर पावर कंज्यूम नहीं करनी चाहिए थी। चुप रहकर लड़का सिर्फ एक सैड एक्सप्रेशन दिखाता है। अपना फेट जानते हुए हंटर फिर रिवील करता है कि उसे कुछ कहना है। वो कहता है कि वो चाहता है कि लड़का उसके फैमिली को ढूंढे और अगर वे अभी भी जिंदा हैं तो उनकी केयर करे। दुखी होकर वो अपने हेल्पर को एक फोटो देता है। स्वीट और कोल्ड यंग मैन कहता है कि असल में वो किसी की केयर करने की कंडीशन में नहीं है, लेकिन आदमी कहता है कि वो उससे फ्री में ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है और इसलिए उसे अपनी पावर देगा। ट्रांसफर शुरू करने के लिए उसे सिर्फ उसका नाम चाहिए। हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में जो अपोकलिप्टिक डिजास्टर से हिट हुआ है, प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में हमेशा 2 कॉमन थीम्स रहे हैं। हमें उन थीम्स में से एक पर ले जाया जाता है जहां लड़का खुद को जमीन पर घायल पाता है। उसके सामने एक आर्मर्ड आदमी कहता है कि वो फाइनली चो जान हुक से मिला। ये सब जून 2008 में हुआ था। ब्लॉन्ड आदमी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो फिर से ईल की तरह ना तड़पे। हम देखते हैं कि लड़का दुर्भाग्य से एब्डोमेन में गंभीर रूप से घायल है। आगे देखते हुए वो कहता है कि लगता है इस बार वो भाग नहीं पाएगा और पूछता है कि उस आदमी को किसने बताया कि वो वहां था। बुराई से मुस्कुराते हुए विलन कहता है कि ये जिन सू था जिसके साथ उसने $1 मिलियन की डील की थी और उसे हंट न करने का वादा किया था। ये इन्फॉर्मेशन हुक को गुस्सा दिलाती है जो ट्रेटर को श्राप देता है। एक स्वॉर्ड पकड़ते हुए आदमी कहता है कि अब जब उसे वो आंसर्स मिल गए हैं जिनकी उसे जरूरत थी तो वो जो उसने शुरू किया था उसे खत्म कर सकता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वे शब्द फेमिलियर हैं और एक शाइनिंग स्टोन पकड़ते हुए वो कहता है कि ऐसा ही था कि उस ऑब्जेक्ट के जरिए उसे अपनी लाइफ को रिवर्स करने का रास्ता मिला।
आर्टिफैक्ट देखकर विलेन कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। लड़का फिर कहता है कि ये रिग्रेशन स्टोन है। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए आदमी को एहसास होता है कि क्या होने वाला है और वो अपने हेंचमैन को लड़के को रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग लाइट निकलने लगती है। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का गुड बाय कहता है और बताता है कि वो पास्ट में जॉनथन कर्टिस को ढूंढेगा। ट्रैवल करते समय उसकी बस यही विश है कि वो जाए, कम से कम उस समय तक जब उसके भाई बहन जिंदा थे। सब कुछ काम कर जाता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में खुद को पाते हैं, जहां वो 23 साल पहले चला गया है, जबकि वर्ल्ड अभी भी कोलैप्स के कगार पर है और वो खुद को ट्रैवलर से मिलवा रहा है जिसने कहा था कि वो अपनी पावर उसे ट्रांसफर कर देगा। दोनों ट्रांसफर शुरू करने के लिए हाथ मिलाते हैं। सोचते हुए हक कहता है कि इस बार चीजें अलग होंगी। एक तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम उस आदमी से पूछता है जिसके पास पहले पावर थी कि क्या वो चाहता है कि उसके बाद उसका शरीर गायब हो जाए। खुद को एक डेड मैन मानते हुए वो इस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लिक करता है, जबकि प्रोटैगनिस्ट उसकी सारी एबिलिटीज रिसीव करता है। जब परसेंटेज 20% तक पहुंचता है तो जमीन पर लेटा हुआ आदमी कहता है कि लड़का अपनी गार्ड को लोअर नहीं कर सकता, क्योंकि हालांकि प्रोसेस चल रही है, अगर कुछ होता है तो सब कुछ कैंसिल हो सकता है। अचानक हमारे लड़के के पीछे एक विशाल क्रीचर दिखाई देता है, जिससे वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाता है। हंसते हुए हंटर कहता है कि लाइफ वाकई एक मेस है। ये देखकर कि मॉन्स्टर वही है जिसे उसने सोचा था कि उसने हरा दिया था, इनकैपेसिटेटेड। पाक कांगो कहता है कि नॉवेल्स में लोग आमतौर पर घर जाते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। तुरंत बाद वो वॉर्न करता है कि वो जल्द ही अपनी पावर्स छोड़ देगा, इसलिए लड़के को तुरंत भाग जाना चाहिए, क्योंकि दुर्भाग्य से और कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर लाइफ एक मेस है तो किसी को मेस के साथ जीना होगा। उसकी आखिरी सलाह यह है कि हुक को अडॉप्ट करना चाहिए और जितना हो सके सर्वाइव करना चाहिए। उसे सरप्राइज करते हुए लड़का एक आयरन बार पकड़ता है, कहता है कि वो क्रेजी नहीं है, बस हमेशा भागते भागते थक गया है। डिटरमिन्ड होकर वो क्लासिक क्रीचर का सामना करता है, लेकिन वो उस पर अटैक नहीं करता है। अपनी पीठ घुमाकर वो दूर चला जाता है, जिससे वो कंफ्यूज रह जाता है। आयरन बार गिराते हुए रिलीव्ड होकर वो कहता है कि उसे लगा था कि वो टेंशन से मर जाएगा। हंटर फिर कहता है कि वो बहुत लकी है, लेकिन लड़का जवाब देता है कि ये सब उसकी वजह से था, क्योंकि अगर मॉन्स्टर बुरी तरह घायल नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, हुक को एहसास होता है कि आदमी का शरीर गायब हो रहा है और वो डर जाता है। अनबॉदर्ड होकर आदमी कहता है कि उसे अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा और अपने फैमिली को ढूंढना होगा, अगर वो हमेशा के लिए हॉन्टेड नहीं होना चाहता। ट्रांसफर प्रोसेस खत्म होती है और एक मैसेज वॉर्न करता है कि यूजर का शरीर सिस्टम को रिसीव करने के लिए इनएडिक्वेट है और इसे अवेकनिंग के जरिए फिर से बनाना होगा। लड़के को ऑफ गार्ड पकड़ते हुए आखिरी वार्निंग यह है कि रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस से दर्द हो सकता है। तुरंत डक को अपनी गर्दन में क्रैक महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि हालांकि वो टफ एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत पेन करता है। उसका पूरा शरीर ट्विस्ट हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी हड्डियां टूट रही हैं और उसकी स्किन फट रही है। एक्ट को छोड़ते हुए लड़का ऊपर देखता है और इंटेंसली चिल्लाना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह एक आदमी एक व्हीकल के अंदर व्हिस्लिंग करते हुए आता है। अचानक उसके सामने कुछ उसका ध्यान खींचता है। ये प्रोटैगनिस्ट है जो उस जगह पर एक पिकअप ट्रक पर बॉक्सेस बांध रहा है। कई चिल्हिम को पास आते हुए देखकर लड़का पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है। जवाब दिए बिना आदमी वही सवाल पूछता है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसने छुट्टी मांगी थी और उसके साथ शिफ्ट्स स्विच की थी। झूठ बोलते हुए पक कहता है कि वो बस घर जाने ही वाला था जब एक मॉन्स्टर आया और उसे वहीं फंसा दिया। अस्टॉनिश्ड होकर उसका कॉलीग पूछता है कि क्या वो वहां सोने की हिम्मत करके मरना चाहता था, उस जगह पर सोने की हिम्मत करके मरना चाहता था। सवाल से बचते हुए प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि उस बात को इग्नोर कर दे। फिर वो कहता है कि पूरी टीम के बिना उसका इतनी जल्दी वहां होना बहुत जल्दी है। झूठ बोलते हुए आदमी कहता है कि वो हाल ही में बाकी सभी से पहले उठने लगा है, इसलिए वो पहले आ गया। अपने आप में सोचता है हमारे लड़के को पता है कि वो आदमी उस जगह पर कुछ छुपा रहा है। हमें पता चलता है कि उस आदमी ने पहले ही कॉपी मास्टर पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसे दूसरे अवेकेंड मेंबर्स ने इतना मारा था कि जिसने भी उसे ढूंढा उसे लगा कि वो मर गया है। इस तरह उसके पतन का कारण बहुत सिंपल था, क्योंकि मूर्ख ने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ये रिवील करने का डिसाइड किया था कि उसके पास कॉपी करने की एबिलिटी है, जिससे कई लोग गुस्सा हो गए थे जो अपनी प्रेशियस एबिलिटीज को इतनी आसानी से कॉपी होते हुए एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। अलविदा कहकर और कार स्टार्ट करते हुए चक पैसेंजर सीट की ओर देखता है, जहां 3 क्लास बी क्रिस्टल्स और 4 क्लास सी क्रिस्टल्स हैं, जिन्हें उसने योंग से चुराया था। हालांकि उसे बुरा लगता है, क्योंकि उन आइटम्स ने उसकी लाइफ बचाई थी। अब उसे बस ये पता लगाने की जरूरत है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि वो उन्हें बेच नहीं सकता। हमें यह भी पता चलता है कि कांगो की पावर से अवेकन होने के बाद योंग किसी भी अननोन क्रिस्टल्स को रिट्रीव करने में फेल रहा था, इसलिए जब वो अगले दिन उन्हें रिकवर करने के लिए वापस लौटा तो वे सभी गायब हो गए थे। क्रिस्टल्स को प्रोटेक्ट न कर पाना उस आदमी के लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गया। यही वजह है कि हेक ने आइटम्स को जितना जल्दी हो सके ग्रैब करने का प्लान बनाया। सोचते हुए लड़का सोचता है कि अगर ये सिर्फ मॉन्स्टर कोर्स हैं तो वो उन्हें डिस्क्रीटली बेच सकता है, लेकिन अगर ये एक हाई लेवल मॉन्स्टर का कोर है तो वो एसोसिएशन और गवर्नमेंट का ध्यान अट्रैक्ट करेगा, जो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। प्रोटैगनिस्ट के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में उसे फुल वैल्यू नहीं मिलेगी और वो क्रिस्टल्स को पीनट्स में बेच देगा। फोन स्क्रीन पर देखते हुए वो ये कंक्लूजन निकालता है कि अवेकेंड के रूप में क्विकली रजिस्टर करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कोई उसकी कॉल का जवाब देता है और कॉल का रीजन पूछता है। मुस्कुराते हुए लड़का शीलमैन को बताता है कि उसके पास मनी है और वो कुछ बियर्स के लिए मिलना चाहेगा, जहां वो ड्रिंक्स के लिए पे करेगा अगर वो आदमी उसकी एक फेवर करने के लिए एग्री होता है। सू के सेफ जोन में हक एक बिल्डिंग के अंदर किसी से बात करता है। उसके सामने वाला आदमी कहता है कि वो उन सभी आइटम्स के लिए 600 पे करेगा जो वो लाया था, लेकिन लड़का उससे प्राइस थोड़ी बढ़ाने के लिए कहता है। थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर बायर कहता है कि उन जैसे आइटम्स की कीमत 800 हुआ करती थी, लेकिन डिमांड कम हो गई है। डिससैटिस्फाइड होकर एक लड़का सोचता है कि आगे क्या करना है।
जब आदमी एक्सप्लेन करता है कि पॉपुलेशन कम हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और कोई भी स्पेंड नहीं करना चाहता, अचानक दो बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। प्रोटैगनिस्ट को गले लगाते हुए वे कहते हैं कि उन्हें लगा था कि उसने उन्हें छोड़ दिया है। पीक घुटनों के बल नीचे बैठता है ताकि चॉय अंजोंग उसकी लिटिल सिस्टर और चॉय अंचोल उसके लिटिल ब्रदर से करीब से और ज्यादा डायरेक्टली बात कर सके। अपनी उंगली से इशारा करते हुए वो पूछता है कि स्कूल में होने के बजाय वे दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। बीच में टोकते हुए आदमी कहता है कि लड़के को लिटिल वंस को डांटना नहीं चाहिए जो सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वे बहुत वरीड थे। फिर कहता है कि लड़के को बेहतर सोचना शुरू कर देना चाहिए कि अगर उसे कुछ बुरा होता है तो उसके सिबलिंग्स का क्या होगा। कट फिर बच्चों से रोना बंद करने और उसके साथ घर आने के लिए कहता है जहां वो लंच बनाएगा। उसके छोटे सिबलिंग्स मुस्कुराना शुरू कर देते हैं जब वे सुनते हैं कि उन्हें ग्रिल्ड मीट मिलेगी। कोई अंजुन फिर उसका अटेंशन खींचता है और कहता है कि ऊपर वाले फ्लोर की दादी ने उसे वापस आने पर उनसे मिलने के लिए कहा था क्योंकि रेंट बहुत ओवरड्यू है। सभी कार में बैठते हैं और जैसा वादा किया था अपार्टमेंट की ओर जाते हैं। हक ने लंच का ध्यान रखा। टेबल पर उसके सिबलिंग्स, ग्रैंडमा और उसका ग्रैंडसन है। बूढ़ी औरत फिर पूछती है कि वो इतना खाना क्यों लाया। मुस्कुराते हुए प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो बुचर के पास मीट खरीदने गया था और उसके बारे में सोचा। वरीड होकर औरत कहती है कि उसे अपने छोटे सिबलिंग्स के लिए बचाना चाहिए था। जवाब दिए बिना हक उसे एक एनवेलप देता है जिसमें ओवरड्यू रेंट मनी है। एनवेलप पकड़ते हुए औरत कहती है कि वो उसकी सिचुएशन के बारे में जानती है और उसने सिर्फ आधी अमाउंट लेने का डिसाइड किया है। सरप्राइज होकर हमारा लड़का कहता है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन बूढ़ी औरत का ग्रैंडसन कहता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए उसे बस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी ग्रैंडमा एक स्पून से उसके सिर पर मारती है और कहती है कि अपार्टमेंट उसका है, इसलिए उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपने सिर पर हाथ लाते हुए मजाक में लड़का कहता है कि जब वो मर जाएगी तो घर उसका होगा, उसे फिर से मारने की धमकी देते हुए। बूढ़ी औरत कहती है कि चंगू की वजह से उसका पेट खराब हो गया है, चूंकि वो स्टडी नहीं करता और सिर्फ नॉनसेंस काम करता रहता है, जबकि झूठ बोलता है कि वो स्टडी कर रहा है। लड़का फिर कहता है कि वो तैयारी कर रहा है ताकि जब वो अवेकन हो तो वो फाइनली रियल हंटर्स से सीख सके, क्योंकि अब एरा अवेकन और हंटर्स का है और कॉलेज जैसी चीजों की जरूरत नहीं है। अनॉयड होकर लेडी सक से अपने ग्रैंडसन से बात करने के लिए कहती है क्योंकि यंग मैन आमतौर पर उसकी बात सुनता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट का फोन बजता है। बालकनी पर जाकर वह आंसर करता है और दूसरी तरफ होनमैन कहता है कि उसने अपने गिल्ड लीडर से बात की और आदमी ने उसे आने के लिए कहा, लेकिन उसे ये जानकर जाना होगा कि उसे पे नहीं किया जाएगा। अगर वो अच्छा करता है तो उसे सेकेंडरी रोल में ग्रुप के रेगुलर मेंबर के रूप में जोड़ा जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट अग्री करता है और उसका दोस्त पूछता है कि वो अचानक पोर्टर क्यों बनना चाहता है। सच बताने में अनेबल होकर लड़का कहता है कि उसकी करंट जॉब मुश्किल हो रही है, जिससे वो दूसरे ऑप्शंस की तलाश कर रहा है। हेलमन फिर कहता है कि उस केस में उसे अगले दिन सुबह 7:30 बजे वेस्ट वॉल पर गेट 7 पर आना चाहिए। कॉल खत्म करते हुए हमारा लड़का कहता है कि सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा है। अगले दिन वो गेट पर पहुंचता है, टैंकर स्किल को कॉपी करने और रजिस्टर करने के लिए एसोसिएशन में स्ट्रेट जाने के लिए डिटर्मिन्ड है। उसका दोस्त उसका नाम बुलाता है और पास आता है, कहता है कि वो जल्दी आ गया। मुस्कुराते हुए लड़का वेव करता है, लेकिन वो सिर्फ उस प्लान के बारे में सोच सकता है जो उसने बनाया था। शमान फिर अपने लीडर होंग, जो एक टैंकर है, को बुलाता है और कहता है कि ये वही दोस्त है जिसका उसने पहले मेंशन किया था। आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो सबसे ओल्डर है, इसलिए लड़के को कुछ भी पूछने के लिए फ्री महसूस करना चाहिए। हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए लड़का कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। यंग उसका हाथ मिलाता है और कहता है कि फीलिंग म्यूचुअल है, बिना ये जाने कि उसकी स्किल्स कॉपी हो गई हैं। हक के लिए एक मैसेज पॉपअप होता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि वो उन 3 स्किल्स को चूज कर सकता है जिन्हें उसने कॉपी किया है। बिना किसी हेजिटेशन के वो आयरन स्किन, शील्ड अटैक और ओवरलोड स्किल्स को चूज करता है। सिस्टम हुक को नोटिफाई करता है कि स्किल कॉपिंग कंप्लीट हो गई है और उन्हें स्किल मेन्यू में देखा जा सकता है। हमारा लड़का सोचता है कि इसमें सिर्फ एक हैंडशेक जितना टाइम लगा और अब उसके पास एक टैंकर की एबिलिटी है। उसके सामने खड़े होकर आर्मर्ड आदमी देख रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान का रीजन नहीं समझ पा रहा है। हुमिन फिर पूछता है कि वो क्या कर रहा है, या बल्कि वो हैंडशेक को पकड़े हुए इस तरह क्रीपी तरीके से क्यों मुस्कुरा रहा है। ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को आसान बनाते हुए आदमी कहता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और हंसता है। एम्बैरेस्ड होकर प्रोटैगनिस्ट टीम लीडर का हाथ छोड़ देता है और सॉरी कहता है, लेकिन आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, फिर उसे उस व्हीकल में बैठने के लिए कहता है जो बस आगे है। कार के थोड़ा करीब हम 2 लड़कों को चैट करते हुए और एक लड़की और एक और लड़के को देख सकते हैं जो अपने बोझ को एनालाइज कर रहे हैं। ड्राइवर पहले से ही तैयार है और उसके पास एक यंग वुमन अपने फोन में देखते हुए डिस्ट्रैक्टेड है। इंस्ट्रक्शंस देते हुए आर्मर्ड आदमी जून हुक से ग्रुप मेंबर्स को बोर्डिंग से पहले ग्रीट करने के लिए कहता है, लेकिन लड़का सिर्फ ये सोच सकता है कि जब वो हायर लेवल अवेकेंट की एबिलिटीज को कॉपी करेगा तो इन लोगों की स्किल्स यूजलेस होंगी। ये कंक्लूजन निकालते हुए कि फिर भी उसे ग्रुप मेंबर्स की स्किल्स को कॉपी करना होगा, भले ही वो उन्हें बाद में डिलीट कर दे। ट्रिप स्टार्ट करते हुए ट्रक टीम के साथ निकलता है। बैठे हुए हमारा लड़का रिवील करता है कि वो उस मोमेंट तक 13 स्किल्स कॉपी कर चुका है, जिसमें से 3 हीलर स्किल्स हैं। हम उस लड़की के पास वापस आते हैं जो पहले डिस्ट्रैक्टेड थी और वो अभी भी अपने फोन में है। उसकी ओर देखते हुए लड़का रिवील करता है कि उसने एक मैपिंग स्किल और 2 हंटर स्किल्स और 7 निगोशिएटर स्किल्स भी ग्रैब की हैं। वो कहता है कि इन सब में सबसे अमेजिंग बात यह है कि अब वो उन सभी को एक साथ यूज कर सकता है। हम एक ऐसी जगह देखते हैं जो बिल्डिंग से भरी हुई है, जहां लिजर्ड जैसी क्रीचर्स पर्पल टंग्स और रेड आइज के साथ भागते हुए दिखाई देते हैं, जो जाहिर तौर पर किसी पर अटैक करने के लिए हैं। ये हाई है जो अपने शील्ड का यूज करते हुए क्रीचर से पूछता है कि वो कहां जाने की सोच रहा है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट ये सोचना जारी रखता है कि मल्टीपल रोल्स में स्किल्स होने से वो पावरफुल बन सकता है, जो उन कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करता है जो वो बनाता है।
ली डैनी अपने लीडर के ऑर्डर्स का फॉलो करते हुए बैटल में शामिल होता है और अपने बो और एरोस का यूज करके तेजी से शूट करता है, जो मॉन्स्टर्स में से एक को 3 अलग अलग स्पॉट्स में सीधे हिट करता है। लीडर फिर यजिन को बैटल जल्दी खत्म करने का ऑर्डर देता है। बिल्डिंग्स में से एक के ऊपर हिडन लड़की कहती है कि वो समझ गई। फिर वो हाई स्पीड से एक एरो फायर करती है जो सीधे मॉन्स्टर की आंख में हिट करता है। क्रीचर गिर जाता है और ह्योंग सभी को गुड वर्क के लिए प्रेज करता है, उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सिर्फ 2 एनिमी बचे हैं। पीछे सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए जिंग हक सोचता है कि क्या उसे मजे के लिए रजिस्टर करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ये कंक्लूजन निकालता है कि जब हंट खत्म हो जाए तो ऐसा करना बेहतर है, क्योंकि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है। उस मोमेंट से कुछ समय बीतता है। पास आकर टीम लीडर कहता है कि ये एक गुड हंट थी और प्रोटैगनिस्ट की एंड्योरेंस की प्रेज करता है, जिसने उस पूरे दिन बड़ी मात्रा में बाय प्रोडक्ट्स उठाए थे। अचानक कुछ आदमी का अटेंशन खींचता है। हम एक और लड़के को अपनी पीठ पर एक बैग के साथ पास आते हुए देखते हैं। वो कहता है कि वो इसे और नहीं ले जा सकता। शेनमन फिर कहता है कि उसका दोस्त स्कूल में अपने फिस्ट्स की वजह से काफी फेमस था। आदमी पूछता है कि क्या वो कैटास्ट्रोफी से पहले के स्कूल के बारे में बात कर रहा है, इस बात की पुष्टि करते हुए कि लड़का कहता है कि प्रोटैगनिस्ट बिना ट्रेनिंग के भी सभी एथलीट्स को पीछे छोड़ गया था। हम देखते हैं कि जून हुक सब कुछ सुन रहा है और एम्बैरेस्ड हो जाता है जब टीम लीडर पूछता है कि क्या वो एक डेलिंक्वेंट था, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि उसने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जो इसके लायक थे और उसका एक डिटेक्टिव बनने का ड्रीम था। बातचीत खत्म करते हुए आदमी हमारे लड़के को एक एनवेलप देता है जिसमें उस दिन का पेमेंट होता है। हालांकि लड़का कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ह्योंग फिर भी उसे लेने के लिए कहता है और बस थैंक यू कहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसकी मदद नहीं होती तो चीजें अलग तरीके से होती, जिससे वो पूछता है कि क्या वो पोर्टर बने रहना पसंद नहीं करेगा। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। आदमी दूर चला जाता है और कहता है कि वे जल्द ही फिर मिलेंगे। कीमन फिर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट बाद में बारबेक्यू के लिए जा रहा है, लेकिन वो कहता है कि उस नाइट के लिए उसके पहले से ही प्लान्स है। क्यूरियस होकर यंग मैन पूछता है कि वो किन प्लान्स की बात कर रहा है और क्या ये किसी लड़की के साथ डेट है। कुछ और समय बीतता है और हम एसयू अवेकेंड एसोसिएशन बिल्डिंग देखते हैं। टैंकर्स के लिए एक्सक्लूसिव काउंटर पर एक फीमेल एम्प्लॉय कुछ सुनकर नर्वस दिखती है। उसके सामने हुक है और लड़की पूछती है कि क्या वो जो उसने अभी कहा उसे रिपीट कर सकता है। रिपीट करते हुए लड़का कहता है कि वो एक अवेकेंड के रूप में रजिस्टर करने आया है और लड़की पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो एक अवेकेंड टैंकर है। कंफर्म करते हुए वो कहता है कि वो उसी मॉर्निंग 1 के रूप में अवेकन हुआ। ये बिलीव ना करते हुए लड़की उसे एक एक्सप्रेशन के साथ देखती है जो कहती है कि वो श्योर नहीं है कि क्या ये भी पॉसिबल है। नर्वस होकर लड़का पूछता है कि क्या कुछ गलत है उसने जो कहा उसके साथ। लड़की फिर कहती है कि ऐसा बस इसलिए है क्योंकि वो महीनों में टैंकर के रूप में अवेकन होने वाला पहला पर्सन है और उसे उसके लिए बधाई देती है। कहती है कि प्रोसेस जारी रखने के लिए उसे बस उसकी आईडी चाहिए। हमारा लड़का क्विकली डॉक्यूमेंट सौंप देता है, एक बेंच की ओर इशारा करता है जहां दूसरे लोग हैं। लड़की कहती है कि वो वहां बैठ सकता है और वेट कर सकता है। ज्यादा कुछ न करने के कारण लड़का बैठ जाता है। जैसे ही उदासी की भावना उसके चेहरे पर छाने लगती है, वो अपना हाथ अपने सिर पर रखता है। वो सोचता है कि जब वो वापस लौटने के बाद पहली बार अपनी आंखें खोली थी तो उसे लगा था कि वो ड्रीम देख रहा है। फिर उसे याद आता है जब वो इम्प्रिजन था और उसके सिबलिंग्स उससे मिलने आए थे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे जिससे वो बिना रुके कई दिनों तक रोया था और यही रीजन था कि उसने एक बैड पर्सन बनने का डिसाइड किया था। लेकिन जब वो पास्ट में वापस गया और दोनों को जिंदा पाया तो उसका दिल सिर्फ खुशी से भर गया था और इसीलिए उसे शुरू में लगा कि वो ड्रीम देख रहा है। तो जब उसे एहसास हुआ कि ये सब रियल है तो उसने उन लोगों को कभी न खोने का प्रॉमिस किया जिनकी वो केयर करता है और उसके लिए वो हर उस चीज से सबकी रक्षा करेगा जो उसके पास है। अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए वो रिपोर्ट्स पर एक नजर डालने का डिसाइड करता है। फिर वो नोटिस करता है कि रेजिस्टेंस 6000 से 15000 तक वेरी होती है, जबकि स्ट्रेंथ रैंडमली 2000 और 5000 के बीच असाइन की जाती है, जिसका मतलब है कि उसका स्टार्ट वास्तव में पहले अवेकनिंग के लिए काफी अच्छा था। अचानक एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कहा गया है कि कोड जनरेशन प्रोग्रेस में है, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये जाने बिना भी कि ये क्या है, डक ये पता लगाने के लिए प्रोसेस के खत्म होने का वेट करने का डिसाइड करता है। अचानक कोई पास आता है और उसका नाम बुलाता है। वो ये देखने के लिए अपना सिर घुमाता है कि वो कौन है और उस लड़की के सामने आता है जिसने उसकी मदद की थी, जो एक लैब कोट में एक आदमी के बगल में खड़ी है, मुस्कुरा रही है। लड़की उसकी आईडी वापस देती है और कहती है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, अब उसे टेस्ट लेने के लिए डॉक्टर का फॉलो करना है। अपना इंट्रोडक्शन देते हुए आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उसका नाम लिम जीहून है। हमारा लड़का भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। दोनों फिर हाथ मिलाते हैं और आदमी कहता है कि उसने सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया है ताकि टेस्ट तुरंत शुरू हो सके। एलिवेटर में लड़का अपने थॉट्स में रिवील करता है कि उसने आदमी की एबिलिटी को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो अवेकन नहीं है, जो उसे स्ट्रेंज लगता है क्योंकि उसे लगा था कि जो लोग एसोसिएशन के लिए काम करते हैं उनके पास एबिलिटीज होती हैं। एक रूम के अंदर आदमी कहता है कि टेस्ट के 3 स्टेजेस हैं। पहला एक डिवाइस के जरिए रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ लेवल्स का मेजरमेंट है। का कई तारों से अपने शरीर से जुड़ा हुआ लेटा हुआ है और डॉक्टर वार्न करता है कि मेजरमेंट शुरू होगा और इसे कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगेंगे, इसलिए उसे रिलैक्स करना चाहिए। सेकंड स्टेज के बारे में आदमी कहता है कि इसमें उसकी यूनिक एबिलिटी, इस केस में शील्ड अटैक का यूज करना शामिल है। कुछ समय बाद लड़का अपने हाथ में शील्ड लिए हुए है, जो एक डमी मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा है, जबकि एक डॉक्टर और दूसरा पर्सन एक ग्लास विंडो के जरिए सब कुछ देख रहे हैं। जीहून फिर इन्फॉर्म करता है कि एग्रेशन रेट मेजरमेंट शुरू होगा और लड़के को बस उसके सामने डमी पर अटैक करना है। प्रोटैगनिस्ट बिना सोचे समझे ओबे करता है और आदमी कहता है कि वो फ्री महसूस कर सकता है। तब आदमी कहता है कि इवैल्यूएटर्स के सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से तीसरा पार्ट सिर्फ 2 दिन बाद होगा। कॉफी पकड़ते हुए लड़का पूछता है कि क्या आज के टेस्ट के साथ सब कुछ ठीक है और डॉक्टर हाँ कहता है। उसे बस रिसेप्शन पर जाना है बेसिक इक्विपमेंट लेने के लिए।
एक्साइटेड होकर हमारा लड़का अपने दांतों के बीच से कहता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि आखिरकार वो दिन आ गया है जब उसे एसोसिएशन का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मिलेगा। एक कंसर्न शेयर करते हुए जहूनी कहता है कि वो टैंकर्स और हीलर्स की घटती हुई संख्या से अनईजी है। ड्रिंक पीते हुए प्रोटैगनिस्ट बस ध्यान से सुनता है। आदमी फिर कहता है कि ज्यादातर लोग जिन्हें अवेकन होने के लिए फोर्स किया जाता है वे नेगोशिएटर या सपोर्ट कैटेगरीज को चूज कर रहे हैं। ये भी कि अवेकनिंग स्टोन्स को ढूंढना मुश्किल है, खासकर टैंकर्स और हीलर्स के लिए। थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट ये कंक्लूड करता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टोन के साथ भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पर्सन अवेकन होगा और वो एक क्रिमिनल के रूप में एक अवेकन के रूप में रजिस्टर नहीं कर सका। एक मोमेंट के लिए रुकते हुए डॉक्टर अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो बस इतने लंबे समय के बाद एक टैंकर को देखकर एक्साइटेड हो गया। खड़े होकर कक कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजों को रैप अप करते हुए जेहान कहता है कि लड़के को तीसरे टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए शेड्यूल टाइम पर आना होगा, जो अगले दिन टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजा जाएगा। आदमी प्रोटैगनिस्ट की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वो उसे घूरता है, फिर हैंडशेक वापस करते हुए मुस्कुराता है, कहता है कि वो आदमी के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। बाहर हम देख सकते हैं कि मेट पास आने पर स्काई डार्क हो रहा है। एक सूटकेस के साथ हुक सड़क पर चल रहा है जबकि किसी को कॉल कर रहा है जो आंसर करता है। हुक पूछता है कि क्या हुआ। लड़का फिर कहता है कि ये कुछ सीरियस नहीं है, वो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो पहले एक टैंकर के रूप में अवेकन हो गया है। शॉक्ड होकर दूसरी तरफ वाला गाय पूछता है कि क्या वो सीरियस है या सिर्फ जोक कर रहा है। एक बिल्डिंग विंडो के अंदर देखते हुए हमारा लड़का कहता है कि वो इस तरह की किसी चीज के बारे में जोक नहीं करेगा। फिर वो एक शॉप में जाने का डिसाइड करता है, ये सोचते हुए कि वो सही जगह पर होना चाहिए, जबकि उसका दोस्त फाइनली बिलीव करता है जो उसने सुना। हंसते हुए गाय इंप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि वे कुछ ही घंटे पहले एक साथ थे और अब अचानक उसका दोस्त एक टैंकर बन गया। कोई आंसर न मिलने पर यंग मैन पूछता है कि क्या हैक अभी भी लाइन पर है। हमारा लड़का एक मैंटिस के फ्रंट लेग मॉडल को देखते हुए डिस्ट्रैक्टेड है जिसकी कीमत एक अविश्वसनीय 3 मिलियन है। फोन याद करते हुए वो कहता है कि कॉल थोड़ी अनस्टेबल हो गई थी। फिर वो पहले एसोसिएशन में अपने विजिट के बारे में बात करता है। कॉल का रीजन रिवील करते हुए वो कहता है कि चूंकि सिर्फ तीसरा पार्ट बचा है तो वो जानना चाहेगा कि क्या वो ऑब्जर्व करने के लिए एक और हंट पर जा सकता है। उसका दोस्त फिर पूछता है कि क्यों, अगर उसने पहले से ही देखा कि चीजें कैसे काम करती हैं। आंसर देते हुए लड़का कहता है कि वो सामान उठाने में इतना फोकस था कि